स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में कुछ आंकिक प्रश्नों को और देख लेते हैं, जो कि आप प्रिज्म में, इसके पहले मैं प्रिज्म में पढ़ा चुका हूं, लेकिन प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म की मैं परिभाषा बताया हूँ कि प्रिज्म क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है। किसी कोण पर क्या होता है, झुका होता है। देखिए ये जो कोण होता है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और ये जो पृष्ठ होते हैं, ये जो दोनों पृष्ठ हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों पृष्ठों को ध्यान दीजिए, यानी ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ और ये जो पृष्ठ है, इसको हम कौन सा पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। याद रखेंगे, अगर प्रिज्म को आप ऐसे रखे हैं तो ये प्रिज्म कोण होगा और ये दोनों जो पृष्ठ होंगे अपवर्तक पृष्ठ होंगे। ये भी अपवर्तक पृष्ठ है और ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अगर यही प्रिज्म ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए, यानी AC को यहाँ नीचे कर दें, तब उसमें प्रिज्म कोण ये B वाला हो जाएगा, ठीक है। तब प्रिज्म कोण B हो जाएगा और ये दोनों क्या होंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और अगर हम AB को पकड़ के ऐसे घुमा दें तो ये C जो है प्रिज्म कोण हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ। मतलब इसी चित्र को आप घुमा फिरा के जैसे चाहे बनाना, अगर यहाँ C लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, अब ये प्रिज्म कोण हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ। इसी पृष्ठ चित्र को आप ऐसे, यानी B वाले को ऊपर कर दीजिए तो ऐसे हो जाएगा, D यहाँ होगा, A यहाँ होगा, C यहाँ होगा। इस कोण को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। यानी कुल मिला के घुमा फिरा के आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिज्म क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा होता है, दो पृष्ठों से घिरा समान पारदर्शी होता है, समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुका होता है, ये कोण पर झुका है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जब किसी श्वेत प्रकाश को ऐसे गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश से, ये आपतित किरण है और ये क्या होता है, यहाँ अभिलंब डाल देते हैं। तो आप जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किरण से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, ऐसे झुक जाती है। और फिर यहाँ का अभिलंब होता है, तो इससे और ये अब सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। यानी ध्यान दीजिएगा, ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है, किसी टार्च का प्रकाश भी ले सकते हैं, बल्ब का प्रकाश ले सकते हैं। ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश है। और जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो ये जो रेखा देख रहे हैं, ये क्या होता है, अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब देखिए दो लिखे हैं, एक यहाँ हो गया अभिलंब, एक अभिलंब ये भी है, अभिलंब। और थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित कर देते हैं, ऐसे आता है और ऐसे कट जाता है, ठीक है, और ये कोण बन गया, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस श्वेत प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है। एक बार अपवर्तन इसके पहले पृष्ठ पर होता है और फिर एक बार अपवर्तन इसके दूसरे पृष्ठ पर होता है। तो यहाँ से ये विरल है, ये वायु है, विरल से प्रकाश जा रही थी, तो जब सघन में जा रही है, कांच सघन होता है ना, तो जब कांच सघन है तो सघन में जाती है, देखिए इसको ऐसे निकलना चाहिए था, धीरे सीधे, अगर ये अगर ऐसे निकल गई होती सीधे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको सीधे निकालना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधे ना निकल कर क्या हो गई, अभिलंब की तरफ थोड़ा किस्सा क्या हो गई है, झुक गई है। अब इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये कौन सा किरण है, निर्गत किरण। कौन सा किरण है, निर्गत। आपतित, अपवर्तित और निर्गत, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये अगर ये झुका नहीं होता तो टाट करके ऐसे सीधे निकल जाता, और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी पीछे करके टाट आगे पीछे बढ़ा दीजिए। तो जब ये पीछे बढ़ाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ एक कोण बनता है। इसी कोण को डेल्टा एम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा एम, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण।
और जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में, ऐसे 7 रंगों में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में, ऐसे 7 रंगों में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, और एक और पीस दीजिए, इसी में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नाम आप जान रहे हैं, VIBGYOR, क्या होगा, विभज्योत। क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। इसी को आप इंद्रधनुषी कलर भी कहते हैं। V मीन्स होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट मीन्स होता है बैंगनी, वायलेट बैंगनी हो गया। और VI मीन्स होता है इंडिगो, इंडिगो मीन्स क्या होता है, जामुनी या जामुनी कलर भी कहते हैं। जामुनी यानी जो जामुनी रंग का होता है, ठीक है। I हो गया। B मीन्स होता है ब्लू, और ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। इसके आगे क्या लिख सकते हैं, G मीन्स होता है ग्रीन, और ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा। और G के बाद Y मीन्स होता है येलो, YELLOW, और येलो मैंने आप जान रहे हैं पीला होता है। और उसके आगे है आपका O से ऑरेंज होता है, ORANGE, ऑरेंज मैंने क्या होता है, नारंगी, नारंगी हो गया। और R मीन्स होता है रेड, और रेड मीन्स क्या होता है, लाल, रेड मीन्स क्या होता है, लाल। ये 7 रंगों में विभक्त होता है। एक चीज मैं और इसमें बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे यानी आधार की तरफ बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, लाल होता है। जो सबसे ऊपर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। याद रखिए, विकल्प में अक्सर देता है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग का। किसका, क्योंकि सबसे अधिक यही दूरी तय करता है लाल रंग, और सबसे कम दूरी कौन करता है, वायलेट यानी बैंगनी रंग, ठीक है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी का होता है, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, याद रखेंगे। तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो लाल होगा, और अपवर्तनांक की बात होगी तो बैंगनी होगा। सबसे कम अपवर्तनांक की बात होगी तो लाल रंग होगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो क्या होगा, बैंगनी रंग होगा, ठीक है। तो ये 7 रंगों में ये ध्यान दीजिएगा। इसको आप चाहें तो नोट में पुनः भी लिख सकते हैं, एक बार मैं लिखवा चुका हूँ सर इसको। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, सबसे अधिक, तथा लाल रंग का, इसको नोट 1 लिख सकते हैं, तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम होता है। यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सेकंड लिख सकते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता। ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज और इसमें नोट लिख लेंगे कि प्रिज्म कोण को किसे लिखते हैं, ए से। प्रिज्म कोण को किसे लिखते हैं, ए। प्रिज्म कोण ए कामा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम किसे लिखते हैं, एन, तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम
विचलन कोण, न्यूनतम विचलन को न्यूनतम को अल्पतम भी कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम किसे लिखते हैं? डेल्टा एम से। किसे लिखेंगे? डेल्टा एम में संबंध, में संबंध। ये देखेंगे हेडिंग, यानी आपका हेडिंग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को किसे लिखते हैं? ए से। और अपवर्तनांक को किसे लिखते हैं? एन से। और न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण, यही वाला जो डेल्टा एम देख रहे हैं, डेल्टा एम यही क्या है? न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण। डेल्टा एम में संबंध, क्या संबंध होता है? याद रखेंगे, सूत्र होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर, सूत्र आप याद रखेंगे, अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2। ठीक है, यही आपका सूत्र होता है। यानी कोई आपसे पूछे तो सूत्र क्या बताएंगे? अपवर्तनांक बराबर क्या होता होगा? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बाई 2। ये अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो होता है, जैसे आप स्नेल का नियम पढ़े हैं, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एकवर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर क्या होती है? समानुपाती होती है। आप पढ़ेंगे साइन आई प्रोपोर्शनल क्या? साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर पढ़े होंगे। यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो साइन आई बराबर क्या होता है? n साइन आर, और n बराबर लिखे थे क्या? साइन आई बटे साइन आर। यानी n बराबर किसका होता है? साइन आई बटे साइन आर। ये स्नेल का नियम आप पढ़ चुके हैं। अपवर्तन के जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको बताया गया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा होता है कि दो माध्यमों के बीच एकवर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटाते हैं तो n के रूप में लिखते हैं, और n क्या होता है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो साइन आई, आई का मतलब क्या होता है? आपतन कोण, और आर का मतलब क्या होता है? अपवर्तन कोण। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर आपतन कोण की बात किया जाए, आपतन कोण की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या है? साइन आई, ये आई का मान आई की जगह रखा जाता है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में लिखेंगे आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, आई का सूत्र निकल कर आया a प्लस डेल्टा m बटे 2। और अपवर्तन कोण का सूत्र क्या होगा? अपवर्तन कोण को r से लिखेंगे, और r का मान क्या होगा? a बटे 2। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म कोण a, अपवर्तनांक n तथा न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m में क्या संबंध होता है? तो आप कहेंगे अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बाई 2। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो मान देखते हैं, ये साइन आई का मान है, साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ये टोटल आई का मान है, ये आपतन कोण है, तो आपतन कोण आई बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस डेल्टा m बटे 2। और ये जो देख रहे हैं a बटे 2, ये किसका मान होता है? अपवर्तन कोण होता है, क्योंकि स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर। ये आपको चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसको सिद्ध करके दिखा देता। ये मैं सिद्ध करूंगा अब आपको 12 में, जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो फिजिक्स में मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसलिए हम आपको नहीं बता रहे, डायरेक्ट हम सूत्र यहाँ लिखवा रहे हैं और आपको सिद्ध करना है। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा और सिद्ध करके मैं दिखा दूंगा कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बाई 2 कैसे होता है। लेकिन अभी आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको बस इतना याद रखना है कि n का सूत्र ये होता है, और यहाँ का जो मान होता है उसी को आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण
समझते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म कोण को हम किसे लिखते हैं? कैपिटल ए से। और अल्पतम विचलन कोण को हम किसे लिखते हैं? डेल्टा एम से। कितना? 38 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n का मान निकालना है, जिसमें sin 30 अंश का मान 1/2 दिया है। जहाँ sin 30 अंश आएगा वहाँ 1/2 रखिएगा, और जहाँ sin 49 अंश आएगा वहाँ 0.75 रखिएगा। तो आइए बात करते हैं क्या क्या दिया है। जो दिया है पहले लिख लीजिए। तो देखिए प्रिज्म कोण को हम a से लिखते हैं। प्रिज्म कोण को हम किससे लिखेंगे? a से। और a बराबर कितना दिया है? 60 अंश। और अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को किसे लिखते हैं? डेल्टा एम से। डेल्टा एम बराबर कितना दिया है? 38 अंश। ठीक है, हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक को किसे लिखते हैं? n से। अपवर्तनांक को किसे लिखेंगे? n से। और n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र बताइए। सूत्र अभी जस्ट हम लिखे हैं कि n बराबर क्या सूत्र पढ़े हो? तो sin a प्लस डेल्टा m बटे क्या? 2 और बटे sin a बटे 2, ये सूत्र होता है। अब बताइए इसमें मान रखते हैं, n का मान आपको निकालना है। n बराबर लिखेंगे sin a की जगह बताइए, a की जगह क्या रखोगे? a की जगह 60 प्लस डेल्टा m की जगह 38 बटे क्या हो जाएगा? 2। फिर बटे sin a की जगह फिर क्या रखोगे? a का मान 60 और बटे क्या होगा? 2। आइए काटते हैं, 2 से काट दीजिए, 30 आ जाएगा। तो n का मान हो जाएगा sin 60 में 38 जोड़ दीजिए तो 98 हो जाएगा। और 98 बटे 2 अब बटे लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? sin 30 अंश। फिर हम लिख सकते हैं कि n बराबर, फिर इसको भी 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 49। कितना आ जाएगा? 49। तो मान आ जाएगा sin 49 अंश, sin 49 अंश बटे sin 30 अंश। और इन दोनों के मान देखिए आपके प्रश्न में दिए गए हैं। sin 49 अंश के जगह क्या रखोगे? 0.75। 0.75। sin 30 अंश की जगह क्या रखोगे? 1/2। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। n बराबर 0.75 बोले क्या होगा? 2 से गुणा कर देंगे। n का मान 2 बचे 10, 2 से 14 और 15। 2 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, 1.5। या लिख सकते हैं कि n बराबर 1.5। यही जो है पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। एक बार और सरसरी निगाह से देख लीजिए। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण को याद रखेंगे हमेशा किसे लिखेंगे? कैपिटल ए से। और a का मान कितना दिया? 60। और अल्पतम विचलन कोण को किसे लिखते हैं? डेल्टा m से। ये 38 दिया है। अपवर्तनांक का मान निकालना है। हम सूत्र जानते हैं कि n बराबर sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a बटे 2। अब sin a की जगह रखिए, a का मान 60 था, डेल्टा m का मान कितना था? 38 था, बटे 2 था, बटे फिर sin a की जगह 60 और बटे क्या होगा? 2। 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, sin 30 अंश हो गया। और 38 60 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 49। sin 49 बटे sin 30, sin 49 अंश का मान क्या था? 0.75 रख सकते हैं। sin 49 के जगह रखेंगे ना, और sin 30 के जगह क्या रखेंगे? 1/2। 2 चला गया ऊपर तो 0.75 बटे 2 काटेंगे 1.50 काटा 1.5। यही पदार्थ का अपवर्तनांक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 60 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, कोई पीला प्रकाश है, 60 अंश कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कड़ी में 2 दिया है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का मान, आपतन कोण I का मान और अपवर्तन कोण R का मान आपको ज्ञात करना है। तो 60 अंश ये जो दे रहा 60 अंश ये आपका प्रिज्म कोण है। तो लिखेंगे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कैपिटल A बराबर लिखेंगे 60 अंश। ठीक है, प्रिज्म कोण कैपिटल A बराबर 60 अंश। और अपवर्तनांक क्या दिया है? अपवर्तनांक को n से लिखते हैं।
अपवर्तनांक को किसे लिखेंगे n से, और n का मान देखिए कितना दिया कड़ी में 2। और पहला क्वेश्चन दिया है अल्पतम विचलन कोण। तो पहला क्वेश्चन आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना है। अल्पतम विचलन कोण को किसे लिखते हैं डेल्टा m से। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m का मान आपको निकालना है। दूसरा क्या निकालना है आपतन कोण, यानी आपतन कोण को यानी I का मान निकालना है। आपतन कोण अर्थात किसका मान चाहिए I का मान निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और तीसरा आपको निकालना है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को किसे लिखते हो R से। अपवर्तन कोण को किसे लिखते हैं R से, यानी R का मान निकालना है। ये 3 मान आपको ज्ञात करना है। आप बताइए कोई ऐसा सूत्र पढ़े हैं क्या जिसमें A हो N हो डेल्टा M का पेन हम पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं। तो आप क्या पढ़े थे n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे क्या 2 बटे साइन a बटे 2। ठीक है, अब बताइए n का मान तो आप रख सकते हैं। n के जगह क्या रखोगे कड़ी में 2 रखोगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे, साइन 1 की जगह क्या रखोगे 1 की जगह क्या रखेंगे 60 अंश, 60 प्लस डेल्टा m बटे क्या होगा 2 बटे साइन a बटे 2। a का मान क्या है 60 और बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा तो यहाँ आपका मान हो गया कड़ी में 2 बराबर 60, यहाँ का मान होगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे क्या होगा ये 2 से काट दीजिए कितना हो गया साइन 30 अंश, कितना आएगा साइन 30 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन 30 अंश का मान रखेंगे। तो आप क्या करिए इसे इसके बटे 1 मान लीजिए और 3 गुणा करिए, 1 से गुणा करोगे तो ही मान आएगा क्या आएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 ये आएगा बराबर भाई 1 से गुणा करोगे दिया गया, और इसका इसमें करोगे कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश, यानी देंगे साइन 30 अंश। यहाँ ये जैसे था वैसे उतारते चलो तो 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 हो गया बराबर कड़ी में 2 है ना, और साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2, और कड़ी में 2 से इस प्रेस 2 को काटेंगे तो जाएगा अंडर रूट 2। कड़ी में 2 से इस प्रेस 2, कड़ी में 3 और ये 3 रहता है तो ये काटते तो कड़ी में 3 हो जाता है। कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 से प्रेस 2 है काटेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, अर्थात क्या मिला साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर क्या होगा 1 बटे कड़ी में 2 आ गया। अब बताइए 1 बटे 2 इधर साइन है तो साइन में चेक करिए किसका मान 1 बटे 2 होता है 1 बटे कड़ी में 2 किसके बराबर होता है साइन में 1 बटे कड़ी में 2 के जगह अगर ये साइन है तो साइन में चेक करिएगा, अगर ये काश में रहता तो काश में चेक करते हैं, अगर ये टेन में रहता तो टेन में चेक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो साइन है तो इधर साइन में चेक करेंगे किसका मान 1 बटे कड़ी में होता है 1 बटे कड़ी में 2 किसका मान होता है साइन 45 अंश, यहाँ लिख सकते हैं साइन 45 अंश। तो साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और बराबर यहाँ 1 बटे कड़ी में 2 के जगह लिख सकते हैं साइन 45 अंश। अब क्या करो तुलना करो, क्या करोगे तुलना साइन साइन हई कोण बराबर इनके, हई बराबर इनके तो हई कोणवा बराबर इनके, तो हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर किसके 45 के। इसके बटे 1 मान के 35 गुणा करो, गुणा करोगे क्या आएगा 1 से गुणा करोगे क्या होगा 60 प्लस डेल्टा m होगा, 60 प्लस डेल्टा m होगा बराबर, और दूसरे 45 गुणा करोगे कितना होगा 90, और 60 में 75 करेंगे तो डेल्टा m बराबर क्या होगा 90 माइनस 60 घटा देंगे डेल्टा m का मान कितना 30, यानी न्यूनतम विचलन कोण या आपतन विचलन कोण का मान कितना हो गया 30 अंश। और अपवर्तन विचलन की स्थिति में आपतन कोण यानी I भी निकालना है और अपवर्तन कोण R भी निकालना है। तो आपतन कोण I का सूत्र आपको दिखवाए हैं, सूत्र में आपतन कोण I का सूत्र होता है क्या I का मान जो ऊपर वाला होता है ये I है, और ये वाला जो मान होता है क्या होता है वही R होता है। तो I की जगह क्या लिखोगे a प्लस डेल्टा m बटे 2 I बराबर a का मान कितना बोलो a का मान 60 है, डेल्टा m निकाले हो 60 प्लस 30 हो गया बटे 2 कर दीजिए
90 और 90 में 2 से भाग कर दीजिए 45 आ जाएगा। ये निकल गया 45। ये आपका आपतन कोण निकल गया। और अपवर्तन कोण भी निकालना है तो अपवर्तन कोण को किसे लिखते हैं R से। अपवर्तन कोण को किसे लिखते हैं R से। और R बराबर किसका होता है, हमने आपको बताया था कि ये वाला मान I होता है तो ये वाला मान क्या होता है R। तो R का मान किसके बराबर होगा 1/2 के। और A का मान 60 दिया है 2 से भाग कर दीजिए कितना हो गया 30 यानी 30। इस तरह से अपवर्तन कोण का मान 30 अंश आ गया और आपतन कोण का मान कितना हो गया 45 अंश। एक बार पुनः समझ लीजिए 60 अंश कोण वाले प्रिज्म वाले कांच के प्रिज्म के किरण प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया गया है। तो ये प्रिज्म कोण दिया है, प्रिज्म कोण को A से लिखते हैं और A का मान 60 दिया है और अपवर्तनांक n का मान कितना दिया कड़ी में 2 दिया है। अब इस प्रश्न का अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा m का मान निकालना है। दूसरा क्या निकालना है आपतन कोण यानी I का मान निकालना है। और क्या निकालना अपवर्तन कोण अर्थात किसका मान निकालना R का मान निकालना है। कोई है ऐसा सूत्र जिसमें डेल्टा m हो A हो या हो आप n बहुत बड़े हैं तो n बराबर sin a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे sin a by 2। n का मान n की जगह रखिए, n की जगह कड़ी में 2 रखोगे sin a का मान कितना था 60 था प्लस डेल्टा m बटे 2 अब बटे sin फिर a की जगह 60 रखेंगे बटे 2 2 से भाग करेंगे 30 आ गया। यहाँ 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 जैसे वैसे उतार दीजिए, यहाँ कड़ी में 2 है कड़ी में 2 रहने दीजिए। फिर ये गुणा करिए 1 से इसमें गुणा करोगे sin 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और sin 30 का इसमें गुणा करोगे तो कड़ी में 2 गुणे sin 30 और sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 और कड़ी में 2 से इस फ्रेश 2 को काटेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2 अर्थात 1 बटे कड़ी में 2 और sin 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 इधर तो जैसे था वैसे उतारेंगे 1 बटे कड़ी में 2 1 बटे कड़ी में 2 किसका मान होता है sin 45 अंश। इधर sin तो यह उत्तर बराबर इस कोण के 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर 45 अंश। ठीक है गुणा करेंगे 1 से गुणा करोगे 60 प्लस डेल्टा m बराबर 45 गुणे कितना होता है 90 60 को 75 कर दिए 90 में 60 घटा देंगे 30 डेल्टा m का मान निकल गया। अब आपतन कोण का सूत्र क्या होता है हमने आपको बताया था कि यही आपतन कोण है अपवर्तन विचलन की स्थिति में और यही मानवा क्या है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण I बराबर क्या होगा 1 प्लस डेल्टा m बटे 2 a का मान 60 डेल्टा m का मान 30 निकला है बटे 2 है 60 30 90 में 2 से भाग करेंगे 45 और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा a बटे 2 तो R बराबर हो जाएगा a बटे 2 और a का मान 60 है 2 से भाग करके कितना हो गया 30 अंश। इस तरह से आपका ये भी सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे वायु में जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो सीधी मार्ग में चलती है, जब या निर्वात में जब चलती है तो सीधी रेखा में चलती है, ये सभी हम लोग जानते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी आपको पता है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचालित होती है। तो कहने मतलब है कि पृथ्वी के अगर वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश ऊपर से आता है तो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में उसके वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं जो कि उन परतों पर कई बार क्या होता है इसका अपवर्तन होता है और इसी अपवर्तन को हम क्या कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। अर्थात परिभाषित रूप में अगर लिखना चाहते हैं सिंपल वे में तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो लिखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं
कि जब भी यह प्रकाश जब भी वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये सीधी रेखा में ही प्रवेश करता है। और एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह से तारों को देखते हैं तो वो हमेशा चमकते हुए दिखाई देते हैं। कोई पूछेगा कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो आप कहिएगा उसका मुख्य कारण क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मुख्य चीज समझ लीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि तारे क्यों चमकते हैं तो आप बताइएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एक्चुअली होता क्या है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणों का जो वायुमंडल में कई परतों से क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो है तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो उनकी वास्तविक स्थिति कुछ और होती है और हम देखते हैं जब उनको तो उसकी स्थिति कुछ और दिखाई देती है, ठीक है, जिसके वजह से वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं या नीचे दिखाई देते हैं, और जिससे हमको महसूस होता है कि वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों में प्रकाश होता है। प्रकाश किसमें होता है, तारों में होता है, और किसमें होता है, सूर्य में होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पार्ट और रह जाते हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपका फाइनल हो जाएगा। तो आई होप जो भी आज हम आपको बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।